अभी अभी आपने ये कक्षा की हिंदी प्रथम पाठ है, तो पहले पाठ का शीर्षक है वह देश कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें कवि परिचय में है कि कवि है रामनारायण त्रिपाठी। रामनारायण त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोयलपुर जिला जौनपुर में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों हैं, यानी दोनों प्रेम देश के प्रति और समाज के प्रति, ये दोनों प्रेम, लेकिन देश प्रेम को ही उन्होंने विशिष्ट, अर्थात आपने जो कविताएं लिखी हैं वो अपने देश के प्रति, अर्थात इन्हें देश प्रेम कविताओं में ज़्यादा रस हुआ और उसी के कारण हिंदी में ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में रचनाएं की। केवल कविता ही नहीं बल्कि नाटक, उपन्यास, संस्मरण आदि में भी उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। रामनारायण त्रिपाठी की मृत्यु सन 1962 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। तो देखिए इनका जन्म 1883 में कोयलपुर में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1962। तो ये था भी आप कवि परिचय है। जो कवि के बारे में हमने आपको बताया उसके बारे में अब आप आइए पहले पाठ का शीर्षक है वह देश कौन सा। अर्थात और देश के बारे में लिखा है कि भारत संसार के देशों में सदस्य। क्यों? यहाँ हिमालय की चोटियां नीचे चरणों को पखाता हुआ, भारत माँ के चरणों को पखाता हुआ समुद्र, और हिमालय उसके मस्तिष्क है और महासागर उसके अर्थात हिमालय के पर्वत भारत माँ का मुकुट है और समुद्र के चरण अर्थात भारत माँ का पैर होता है। भारत एक प्राचीनतम देश है, यानी हम नहीं आर्यभट्ट कहलाता था, पहले आर्य का देश था, इसी कारण से आर्यभट्ट कहा जाता था। प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक मिला, चांद और प्राकृतिक, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सभी प्रकार की मौसम पाई जाती है। जब अनेक देशों में सभी मौसम पाए जाते हैं, गर्मी, जाड़ा, वर्षा, ये तीनों मौसम यहाँ पाए जाते हैं। इसलिए हमारे भारत देश की एक विशेषता है कि यहाँ हर एक प्रकार की मौसम पाई जाती है। इसलिए हमने अपने भारत देश को अनोखा कहा। भारत मनमोहनी प्रकृति मनोरम भूमि में बसा हुआ है, स्वर्ग के समान सुखों को देने वाला है। यहाँ तक हरे जीवों का रक्षात्मक होता है। संसार में सभ्यता का ज्ञान यहीं पर हुआ है। इस कारण भारत के शब्द, क्योंकि जो हमारे आर्य थे वो अनोखी समृद्ध थे, इसलिए पहले हमारा देश का नाम आर्य है। दूसरा भारत के नाम पर भारत, तो आर्य बहुत पुराने थे, इस कारण का बोलने पुराने थे, हमारे देश की संस्कृति और उन्होंने पुराने विद्वान हुए हैं, जिसके कारण आज हमारा भारत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इन्होंने अपने देश के बारे में कहा कि वह देश कौन सा है। अब आप चर्चा करें। मनमोहिनी प्रकृति जो गोद में बैठा, मनमोहिनी मन को आनंद देने वाली या मन को मोहित करने वाली। तो पहला कहा मनमोहिनी, मन को आनंदित करने वाली या मन को मोहित वाली। प्रकृति की गोद में जो बसा है, अर्थात मन को मोहित करने वाली
मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा, अर्थात हमारा देश मन को मोहित करने वाली, जहाँ चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है, ऐसे स्थान पर सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश है। जहाँ पर हमें स्वर्ग से का भाव सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा? ये कभी पूछता है आपको, उनसे प्रश्न करता है समाज से कि जहाँ स्वर्ग के समान संपूर्ण सुख हमें प्राप्त होते हैं, वह देश जहाँ चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई हो और जहाँ स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त होता हो, वह देश कौन सा है? इसके बारे में जिसका चरण निरंतर रखने, अर्थात ऐसा देश जैसे भारत मां, जिसके पैर जन्म जन्मांतरों से समर्पित होता रहा है और आज भी। तो वो कहते हैं कि मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश। मन को मोहित करने वाली प्राकृतिक कहाँ फैली हुई है और ऐसी प्राकृतिक सुंदरता को धारण करता है, जहाँ पर हम सबको स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, खास स्वर्गीय आनंद प्राप्त होता है। वह देश कौन सा है? कभी वह देश ऐसा कौन सा है जहाँ हमें स्वर्ग के समान आनंद प्राप्त होता है और जहाँ संपूर्ण प्रकृति चारों प्राकृतिक सुंदरता चारों फैली है। जिसका चरण निरंतर रखने, जिसका मुकुट हिमालय, वह अर्थात जिस भारत माँ के माथे पर हिमालय रूपी मुकुट चमक रहा, जिस देश के सिर पर हिमालय रूपी मुकुट चमक रहा हो और जिसके चरण समुद्र पखार रहा हो, ऐसा वो महान देश कौन सा है? तो चार लाइन का मतलब ये मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग का जहाँ वह मन को मोहित करने वाली प्राकृतिक सत्ता जहाँ चारों ओर फैली हुई है। और इस प्रकार का कौन सा देश, अर्थात जो प्राकृतिक सुंदरताओं से युक्त हो, ऐसा देश कौन सा है? स्वर्ग, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश, जहाँ पर हमें स्वर्गिक आनंद प्राप्त होता है या स्वर्ग के समान जो आनंद प्राप्त होता है। कभी प्रश्न करता है कि वह देश कौन सा है, यानी कभी उस देश की पहचान पूछने के लिए आपको प्रश्न कर रहा है। जिसका चरण निरंतर रत्ने हो रहा, रत्ने रत्नधरी, जहाँ रत्नों की खान हो, कौन है वो? समुद्र। क्योंकि समुद्र की आज तक कोई खाया नहीं पा पाया, उसमें अनेकों मणियाँ मोती इतने ही उसे रत्नाकर कहा गया, उसका शॉर्ट फूड है रत्ने। तो हजारों मणि मोतियों को धारण करने वाला समुद्र, जिसके चरण होता है, जिसके पैर पखारता है और हमारे जैसा महान पर्वत जिसके मुकुट पर सुशोभित होता है, वह देश होता है। ये कवि ने पहला किया। तो आपके पहला खंड पूरा हुआ है। दूसरा देखिए, नदियां जहां सुधा की धारा बहा, सुधा माने अमृत, जहां की नदियां अमृत को जल से उस क्षेत्र को सिंचित करती हैं। तो नदियां जहां सुधा की धारा बहा, सुधा माने अमृत, तो जहां की नदियां अमृत को जल से संपूर्ण क्षेत्र को सींचती हैं, अर्थात जब अमृत को जल से सींचा जाएगा तो वहाँ का उत्पादन भी अच्छा होगा और स्वर्गिक आनंद प्राप्त कराने वाले फल और अनाज कराएगा। तो कहते हैं नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा है, जहाँ की नदियां अमृत को जल को चारों फैला रही हैं,
सुंदर शोभावान होता है वह देश कौन सा है, ये कभी नहीं कहता है। अर्थात जहाँ की नदियाँ अमृत तुल्य जल से हमारे भारत भूमि को रंजित करती हैं, जिसके कारण वह हरा भरा चारों दिखाई देता है, वह देश कौन सा है, ये कभी है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में, रसीले माने रस्सियों, कंद कंद एक फल होता है जो जमीन के अंदर प्राप्त होता है, जिसे पहले ऋषि मुनि लोग खाकर पूजा करते थे, काफी बड़ा होता है, उसको खाकर पूजा प्राप्त होता है। तो कंद फल का उपयोग ऋषि मुनि लोग किया करते हैं, जंगलों में पशु पैदा होता था तो कंद को खाकर होता है। तो उसने कहा है कि जिसके बड़े रसीले फल कंद आप जानते जंगल में जंगली पौधा है, उसके नीचे जमीन के नीचे पैदा होता है। नाज अनाज प्रकार, जैसे हम अनाज लिया, अनाज का मतलब है अनाज, चाहे वो गेहूँ, जौ हो, चावल हो, दवा हो, ये संपूर्ण प्रकार के अनाज कहलाते हैं, उसको कहते हैं नाज। मेरे हमें में अपने किस्मत का जो बादाम होता है, तो जिसके बड़े रसीले उस अमृत तुल्य जल से पीछे हुए वृक्षों पर रसीले फल, यानी जिनको खाकर मनुष्य का मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। कंद नाज जमीन के अंदर मिलने वाले कंद, जिसे खाकर लोग पसंद है। अनेक प्रकार के अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, इन नदियों द्वारा अमृत तुल्य जल द्वारा सींचे गए क्षेत्र से ही अनाज पैदा होता है। मेवे, काजू, किशमिश, बादाम जो शक्ति प्रदान करने वाले, ये मेवे भी सीधी पर होते हैं। तो अर्थात जहाँ ऐसे प्राकृतिक सुंदरता फैला हुआ, जहाँ ऐसे रसीले फल प्राप्त होते हैं और जहाँ की नदियाँ अमृत तुल्य जल का प्रवाह करती हैं, वह देश कौन सा है, कौन कर रहा है, कभी कल्पना कर रहा है। तो कभी कल्पना कर रहा है कि जिस देश के रसीले फल हों, चारों ओर अमृत तुल्य नदियाँ अपने जल से अनेक प्रकार के अनाजों को पैदा कर रहे हैं, जहाँ किशमिश, काजू, बादाम आदि मेवे भी प्राप्त होते हैं, वह देश कौन सा है। सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जो चारों प्राकृतिक छटा से घिरा हुआ है, वह देश कौन सा है। अर्थात कभी प्रश्न करता है कि जिसमें अनेक प्रकार के फल, मेवे, अनाज आदि प्राप्त होते हैं, वह देश कौन सा है। अब तीसरा पद सुनिए, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून कहलाता फूल, तो जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुंदर सुगंध वाले अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं, जैसे बेला, चमेली, गुलाब आदि ये फूल जहाँ खिलते हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें अनेक प्रकार के कोई तेज सुगंध देता है जैसे बेला, कोई मध्यम सुगंध देता है जैसे गुलाब, तो जिसमें अनेक प्रकार के प्रसून, फूल और फल खिलते हैं, तो इस प्रकार के देश कौन सा है जिसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का समावेश होता है और चारों अपनी सुगंध से चारों की वातावरण को महका देता है। कभी प्रश्न करता है कि वह प्रदेश कौन सा है। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जो दिन रात यहाँ के मन हंस रहे हो, क्यों, जब वहाँ अनाज, फल और प्राकृतिक सुंदरता चारों फैली हुई है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अमृत को नदियाँ बह रही हैं जिनसे अनेक प्रकार के अनाज होता है, जिससे खाकर मन सुखी होता है। तो जब अनाज और फल से हमारा पेट भरा होगा, तो वहाँ के लोग दिन रात प्रसन्न हो रहेंगे, वह देश कौन सा है। कल प्रश्न करता है वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां हैं, मैदान समतल मैदानी इलाका अपना उत्तर प्रदेश वगैरह की जगह की, गिरी माने पहाड़ या पर्वत, वनों में हरियालियां हैं। वो कौन सा देश है जिसके मैदानों में, पर्वतों में और वनों में चारों हरियाली फैली हुई, मैदानों में हरियाली फैली हुई,
वनों में भी पेड़ों की तरफ हरियाली फैली हुई है और चारों ओर हमें हरा भरा दिखाई देता है। वह अर्थात मैदान से लेकर वन और पहाड़ों तक जहाँ पर वर्षा होने के कारण हरियाली फैली हुई है, वनों में घने वृक्ष लगे हुए हैं जिससे हरियाली फैली हुई है, पहाड़ों पर भी पेड़ उगे हुए जिससे हरियाली है और मैदानों में फसलों के कारण चारों ओर हरियाली फैली हुई है। ऐसा जो होता है कभी प्रश्न करता है आनंदमय जहाँ है वह देश जहाँ सभी प्रकार के आनंद प्राप्त होते हो और आनंद को प्राप्त करके वहाँ के लोग सुखी होते हैं, वह देश होता है कभी प्रश्न करता है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात 20, 100, 1000, 10,000, लेकिन अनंत कहलाता है। इंफिनिटी जो अंग्रेजी कहते हैं अनंत जिसका कोई पार नहीं है, क्योंकि आप गणना न कर सकते हो कहलाता है अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो। जैसे आसमान के ताव इनको कोई जल सकता है, रेगिस्तान में जल बालू के ताव इनको कोई जल सकता है, ये कहलाते हैं अनंत। जिसकी अनंत धन से धरती अर्थात जिस देश की पृथ्वी में हजारों सोने चांदी हीरे मोती भरे पड़े हैं, ऐसा खजाना जमीन के अंदर है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी अर्थात इतना बड़ा खजाना पृथ्वी के अंदर भरा पड़ा है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। ऐसा देश कौन सा कभी ये प्रश्न करता है। संसार का शिरोमणि वाली संसार में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है शिरोमणि यानी जो सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो देश कौन सा है? तो वो देश वही होगा जिसकी प्राचीन सभ्यता होगी, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता हमारे भारत देश की है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त के कारण आर्य लोग सबसे पहले यहाँ आए और उन्होंने अपनी सभ्यता को विकसित किया। इसलिए उसने कहा है कि संसार का शिरोमणि वह देश अभी प्राचीन काल से ही जो सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ रहा है वह देश कौन सा है, ये कभी प्रश्न करता है। सबसे प्रथम जगत में जो शब्द था यह शब्द कहलाता है जो सुसंस्कृत हो और यशस्वी मानव को विख्यात है। तो सबसे प्रथम जगत मानव का संसार सबसे पहले संसार में वह कौन सा देश है जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो और जिसके यश के गुणगान उन्नति करते आए हैं, वो देश कौन सा है जो प्राचीन काल से ही संस्कृत प्रथम था, जिसे अनेक बच्चों का ज्ञान था, अनेक शिक्षाओं का ज्ञान था। वैदिक काल में ऋषि लोग नक्षत्रों की गणना किया करते थे, जो कोई कम ज्ञान नहीं है। नक्षत्रों के आधार पर ही कब वर्षा होगी, कब सूर्य यहाँ पड़ेगा, कब चंद्र यहाँ पड़ेगा, ये नक्षत्रों के आधार पर ही हमारे श्रेष्ठ मुनियों का ज्ञात किया था। इसी कारण हमारे देश को यशस्वी कहा जाता है। तो सबसे प्रथम जगत में जो शब्द था यह सबसे पहले तो संसार में प्रसन्न था, सबसे सभ्यता और जिसका यश हर एक देश विदेशों में पैदा होता था, वह देश कौन सा है? जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा? जगदीश जगत धन की संसार के स्वामी, जगत धन की जगदीश संसार के स्वामी का दुलारा, यानी तीर्थों से जो सर्वश्रेष्ठ प्यारा रहा है, जहाँ पर राम कृष्ण गौतम बुद्ध रामानुजम जैसे वैज्ञानिक और महावीर गौतम बुद्ध आदि महान संतों ने जन्म लिया। अर्थात जब हमारे भारत भूमि की पृथ्वी श्रेष्ठ थी, इसी कारण यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि ने अवतार लिया है। अनेकों महापुरुष यहाँ जन्म लिए हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम किया। इसलिए कहते हैं कि जगदीश का दुलारा वह, अर्थात ईश्वर को भी जो सर्वश्रेष्ठ रहा है और जैसे
ईश्वर ने भी प्रेम के कारण यहाँ पर अवतार लेना प्रारंभ किया है, वह देश कौन सा है? कवि प्रश्न करता है। तो पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम दिखाया, वो देश कौन सा है जिसने पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों को असभ्यता से दूर किया और सभ्य बनाया, जिसने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया? तो ऐसा देश कौन? यानी जो असभ्य लोग थे, जिन्हें संस्कृत करने का, उन्हें सभ्य बनाने का कार्य जिन्होंने किया, ऐसे देश के, ऐसा कौन सा देश है जहां स्मार्ट शिक्षित किया सुधारा हुआ देश, जिसने संसार के लोगों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें ज्ञान प्रदान किया और सुसभ्य बनाया? वह देश। अर्थात पहले उन्हें ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान नहीं, उन्होंने ज्ञान दिया, इस प्रकार के कार्य करो, इस प्रकार शिक्षित रहो, इस प्रकार अनाज बनाना है और धार्मिक कार्य। तो सबसे पहले सभ्यता का उदय जिस देश में हुआ वह देश होता है, कभी इसके बारे में पूछता है। अर्थात जिसने स्वयं शिक्षित होकर दूसरे देशों को ज्ञान दिया और अपने ज्ञान से चारों को अपना लोहा मनवाया, जिसके कारण आदि को कहा गया है, वह देश कौन सा है? कोटि कोटि भाई सेवक सखी, कोटि माने करो, है कोटि कोटि भाई सेवक सखी। आज करोड़ करोड़ इसके भाई बहन, बहुत से सेवक हैं और बहुत से उसके पुत्र हैं जो आज देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वो कौन से हैं? यानी है कोटि कोटि भाई सेवक सखी। आज जिसके करोड़ों भाई बहन, करोड़ों देश सेवक, करोड़ों पुत्र हैं जो अपने ज्ञान से उस देश को उत्कृष्ट और ऊंचा बना रहे हैं, वो देश। यानी कवि ने पूछा है कि जिसने सबसे पहले आकर यहाँ सभ्यता का ज्ञान दिया, जो चारों अनेक देशों में लोग सब पहले हुए थे, उनको ज्ञान दिया, ज्ञानवान होने से ये आदिगुरु कहलाया, और उनसे ये कहा कि इस प्रकार इन आचरणों के द्वारा आप अपने देश को ऊंचा बना सकते हैं। तो आज उसी देश के करोड़ों भाई, करोड़ों सेवक हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, आज भी सीमा पर बचे हुए हैं, जो अपने भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात अपने देश की रक्षा में जो प्राण करने के लिए तैयार है, वह देश करता है। सैकड़ों पुत्र हैं और उन्हें भी कोई अपनी भारत माँ के चरणों में करना चाहते हुए भारत सेवा जिंदा। कवि कहता है कि इन सब गुणों से मिलता हमारा भारत देश है, अर्थात इसमें ही वो अमृत जिंदा रहती है और इसमें हमारे भारत माँ के मस्तक पर विराजमान है। रत्नाकर यानी समुद्र के चारों में खाता है और उसके नदियों द्वारा अमृत जल से सींचे गए पेड़ पौधे और फसलों से हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल फूल आदि प्राप्त होते हैं। तो इन सबको पाने के लिए हमें वह देश कौन सा है इसके बारे में हमने पूछा है। तो अब ये एक बात करने लीजिए, बात मन को अच्छी लगने वाले प्रकृति जोड़ में जो बसा है, स्वर्ग का सुख जहाँ प्राप्त होता है वह देश होता है, जिसका चरण निरंतर ये समुद्र धो रहा है, जिसका मतलब हिमालय बना हुआ है, अर्थात वह संसार का निर्देश करता है। दूसरे में नदियाँ जहाँ प्रभाती धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सवाना हुआ है, जहाँ अमृत नदियों से खींच गए जल से अनेक प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं, वह कौन सा फल है? और जिसके रसीले फल, कंद, मेवे, अनाज सभी प्रकार के यहाँ पर फलों का देश कौन सा है? यानी जहाँ अनाज, मेवे, फल सभी प्रकार के व्यक्ति उपस्थित हैं, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले पुष्प प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा? जिसमें अनेक प्रकार के सुगंधित फूल खिल रहे हैं, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है, वह देश कौन सा है? मैदान की वनों में हरियालियां लहरती आनंद जहाँ है, वह देश कौन सा है? मैदान, पहाड़ और जंगलों में जहाँ हरियाली फैली हुई है, वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन से धरती भरी,
जहाँ की पृथ्वी अनेकों प्रकार की मणियों मोतियों और सोने से भरी पड़ी है और जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो शब्द था यानी सबसे पहले यहाँ सभ्यता का ज्ञान हुआ और जिसे आदिगुरु कहा गया वो देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को प्रथम जिसने पृथ्वी पर आकर सबसे पहले लोगों को ज्ञान से संचित किया और उन्हें सुधारा, इस प्रकार के कार्य करने से अपने देश का उन्नत होगा। आज उसके करोड़ों भाई बहन, करोड़ों पुत्र, करोड़ों सेवक हैं, तो भारत सेवा दुनिया वाले कभी कहता है कि ये सब गुण हमारे देश भारत में मिलता है, इस कारण भारत के सिवाय कोई दूसरा दोष नहीं मिलता। तो बच्चों अभी आपने ये पाठ पढ़ा, इसमें जो आपको समझ में आया हो कृपया आप पूछ सकते हैं। अतः अब मैं पाठ को समाप्त करता हूँ।